वेलकम फ्रेंड्स, स्टूडियो टाइम में मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपके मन में एक बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो उठ रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जो आपके कंफ्यूजन थे, ठीक है, वो आज मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। पहली बात तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन कब होगा। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन जो आपने एग्जाम दी थी, ऑन स्क्रीन जो आपके नंबर दिखे थे उनका अब नॉर्मलाइजेशन होगा। उसमें आपके नंबर या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। ठीक है, तो अब नॉर्मलाइजेशन दोस्तों कि क्यों जरूरत पड़ी और ये इसमें क्या होता है, नंबर कितने आपके बढ़ सकते हैं और आपकी कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा और कौन सी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारे इस विषय का नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन उस एग्जाम को होता है जिसमें एक से अधिक शिफ्ट कंडक्ट होती है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपकी जो सब्जेक्ट का जो एग्जाम हुई थी वो एक शिफ्ट में थी या एक से अधिक शिफ्ट में थी। अगर आपकी जो सब्जेक्ट की जो परीक्षा थी वो अगर एक से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट हुई है तो आपका 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। ओके, उसके बाद दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी है और घटते भी है, और अभी तक कितने नंबर बढ़े ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि पहले एग्जाम्स जो होती थी वो तब एग्जाम्स ऑफलाइन होती थी दोस्तों। और ऑफलाइन में क्या होता था कि एक दिन में ही आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाती थी। ठीक, और उस टाइम कंपटीशन भी कम रहता था और ऑफलाइन एग्जाम होती थी तो आपकी एक दिन में एक ही शिफ्ट में अधिकतर एग्जाम्स कंप्लीट हो जाती थी, तो जिससे पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन दोस्तों जब से एग्जाम्स ऑनलाइन होने लगी है और अब कैंडिडेट भी ज़्यादा बढ़ गए, कंपटीशन भी बढ़ गया, तो एक एग्जाम को भी कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारी शिफ्ट ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि कुछ शिफ्ट बहुत सिंपल रहती है और कुछ शिफ्ट बहुत हार्ड आ जाती है। तो इससे स्टूडेंट्स का बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि जो शिफ्ट हार्ड थी उसमें उस स्टूडेंट्स की क्या गलती थी, तो उस स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, और जो शिफ्ट बहुत इजी आ जाती है दोस्तों, कुछ शिफ्ट तो बहुत इजी आ जाती है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत हाई स्कोर कर जाते हैं। ठीक, तो इस चीज को दूर करने के लिए दोस्तों, इस जो बीच में जो गैप है, इस गैप को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई गई है। और इसमें एक फार्मूला है, फार्मूले में आपका नंबर, उस फार्मूले के तहत पीवी आपके नंबर नॉर्मलाइज करता है। ठीक, तो देखिए अभी जो एक एग्जाम हुई थी पटवारी की, उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और बहुत ज्यादा शिफ्ट भी थी। ओके, तो उसमें कम से कम दोस्तों आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। स्टूडेंट्स के 81 से 78 पर नंबर आ गए थे, 5 नंबर बढ़ भी गए थे और किसी के 5 नंबर घट भी गए थे। तो यहाँ पर अभी नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, और शिक्षक भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको दोस्तों समझाता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह होता है। ठीक है, और आपके एग्जाम पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, पर्टिकुलर शिक्षक भर्ती की हम बात करेंगे। तो देखिए आपने अगर रूल बुक पढ़ी होगी दोस्तों, तो रूल बुक में एक फार्मूला दिया गया है ये, तो इस फार्मूले के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन होगा आपकी एग्जाम का। ओके, अब इस फार्मूले को अगर इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा इजी कर लिया है ताकि आप इस फार्मूले को समझ सको। तो देखिए ये फार्मूला है, मैंने इसको थोड़ा इजी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी बटे मैंने c माइनस डी और फिर से गुणित ये नंबर, ये आपके नंबर रहेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं, उसमें से d घटाकर फिर b जोड़ दिया जाएगा, फिर जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपके नॉर्मलाइज नंबर होंगे। ठीक, अब इसमें दोस्तों a b c और d क्या है। ठीक, तो इस पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। a क्या है दोस्तों कि आपकी जो परीक्षा है या फिर आपकी जो शिफ्ट कितनी जो टोटल शिफ्ट हुई उसके 0.1% टॉपर से के नंबर का एवरेज लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपकी इंग्लिश का पेपर था 2 शिफ्ट में, तो 2 शिफ्ट में 0.1% टॉपर से का एवरेज नंबर लिया जाएगा। बी क्या है दोस्तों कि आप परीक्षा के औसत नंबर। ठीक है, तो आपकी परीक्षा की जितने शिफ्ट थी, जैसे कि इंग्लिश की 2 शिफ्ट थी, तो दोनों शिफ्ट के औसत नंबर निकाल कर उसको लिया जाएगा। सी इसमें क्या है दोस्तों कि आपकी पाली के 0.1% टॉपर तक औसत। ठीक, आप दोस्तों यहाँ पर आपकी शिफ्ट की बात हो रही है। सी क्या है कि आपकी शिफ्ट में कितने टॉपर से उसका 0.1% लेकर उनका औसत एवरेज लिया जाएगा। डी क्या है दोस्तों आपकी शिफ्ट का एवरेज, यहाँ पर आपकी शिफ्ट का एवरेज लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नंबर क्या है, ये आपके खुद के नंबर रहेंगे। और डी तो मैंने आपको बता दिया, डी आपकी पाली का एवरेज है। ठीक है, डी आपकी पाली का एवरेज है। और बी क्या है दोस्तों आपकी पूरी परीक्षा का औसत है। तो यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को रखा जाएगा
और फिर जो दोस्तों जो फाइनलाइज नंबर आएंगे वो आपके नॉर्मलाइज नंबर रहेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत पीबी अभी तक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करती है। दोस्तों इसको हम प्रैक्टिकली इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एक एग्जाम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं और हम इसे प्रैक्टिकली करना हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप मानकर कुछ भी कर सकते हो, अगर आप मानकर कुछ करोगे तो नॉर्मलाइज नंबर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। लेकिन दोस्तों लार्ज स्केल पर जो एग्जाम्स होती है उनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ही कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके इतने नंबर्स लेना तो उनका फिर डिफरेंस नंबर गेपिंग बहुत अलग रहता है। तो इस तरह से एक फार्मूला मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे तो एक उदाहरण के तौर पर कुछ अंक लेकर इस फार्मूले के तहत नॉर्मलाइजेशन करके देख सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसलिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आप शिक्षक भर्ती में आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं और कितने घट सकते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें क्या था, कुछ सब्जेक्ट का लफड़ा नहीं था, तो पूरी परीक्षा एक ही परीक्षा थी, ठीक है। लेकिन शिक्षक भर्ती में क्या था कि सब अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा शिफ्ट है उस पर नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और जिसकी कम शिफ्ट है उस पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ वर्ग 2 की अगर बात की जाए तो वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान की बहुत ज़्यादा शिफ्ट थी दोस्तों, तो उस पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम और ज़्यादा हो सकते हैं। और दोस्तों रही बात कठिन और सरल शिफ्ट की, तो कठिन और सरल शिफ्ट को हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी एग्जाम कठिन है, कौन सी शिफ्ट कठिन थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी। ये तो वहाँ उस शिफ्ट में बैठे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए उस हिसाब से पीबी ही इस चीज को डिसाइड कर सकता है कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट कठिन थी, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा शिक्षक भर्ती पर, तो वो नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा इफेक्ट आपकी जो आपने जो आपत्तियां लगाई है, जो बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपकी एग्जाम पर पड़ने वाला है, ना कि नॉर्मलाइजेशन का। इस पर आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, 2 से 3 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा नंबर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो अब दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तब फाइनल मार्कशीट फाइनल आंसर शीट आएगी, उसमें आप सबको क्लियर हो जाएगा कितने क्वेश्चन रिजेक्ट किए गए और कितने क्वेश्चन एक्सेप्ट किए गए और आपके कितने नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़े हैं, कितने घटे हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस से दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश की है, हालांकि मैं इसे प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फार्मूला दिखाया। आप चाहे तो कुछ आंकड़े लेकर 2-3 शिफ्ट के कुछ आंकड़े लेकर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके एक उदाहरण के तौर पर आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि हम जो नंबर से लेंगे बहुत कम लेंगे और जो परीक्षा होती है उसमें हजारों में स्टूडेंट बैठते हैं और उनके जो कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, ठीक। फिर भी दोस्तों आपके एग्जाम में तो ज़्यादा 3 या 4 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आपत्तियाँ और कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं और कितने आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता है नॉर्मलाइजेशन और 100% होगा और देखते हैं कैसे कितने कितने नंबर बढ़ते हैं और किसको किसको फायदा होता है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का नुकसान भी हो जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ भी जाते हैं। मैंने भी वैक्यूम की बहुत सारे एग्जाम से दी, मेरे भी कम से कम 2 से 3 नंबर अभी तक कम ही हुए। अभी तक मैंने जितनी एग्जाम्स दी उसमें मेरा रिकॉर्ड है, कभी भी नंबर मेरे तो नहीं बढ़ते। बहुत सारे कैंडिडेट्स के बढ़ते हैं, शायद में इजी शिफ्ट में मेरा हमेशा नंबर आता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।